गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8 दिसंबर 2020 को मैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान के अध्यापक कक्षा 6 की विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ चल रहा था उसमें आगे पढ़ाते हुए पेज नंबर 82 पर विभिन्न आवासों की यात्रा कुछ स्थानीय आवास मरुस्थल। कुछ स्थानीय आवास के अंतर्गत है मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उसमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। मरुस्थल में जो हमारे सांप और चूहे पाए जाते हैं उनके ऊंट की तरह के लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो कहाँ रहते हैं? भूमि के अंदर बने हुए गहरे बिलों के अंदर वे रहते हैं। रात्रि के समय में जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को 9.4 में दर्शाया गया है। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। क्रियाकलाप देखेंगे। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली में ढक करके उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप में चार में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए। क्या कुछ घंटे बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। जो मरुस्थलीय पौधे हैं कैक्टस वगैरह के, वो बहुत कम मात्रा में जल को निष्कासित करेंगे यानी जल को निकालेंगे। और मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हादसे में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस रचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। ये नागफनी है जिसमें आप देख रहे हैं, ये वास्तविकता क्या है? इसमें इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये था मरुस्थलीय क्षेत्र आपका। अब करेंगे पर्वतीय क्षेत्र। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है जो आपने 9.6 में देखेंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों के अन्य वृक्षों में भी क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतया
शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों का इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होती है। ये बर्फ पर चलने समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। घास स्थल अगला है अपना घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मट मेले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। ये शेर है, ये हिरण है। ये चित्र मैंने आपको दोनों चित्र देखेंगे आप इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने है अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर के नखर दे लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींच करके छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उनके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन के में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु तो उनसे शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि यह उसका शिकार न बन सके, वहाँ से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती है।